हेलो नमस्कार दोस्तों, जयपुर ऑनलाइन क्लासेस पर आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। जो ऑथेंटिक्स बुक से ये नोट्स मैंने बनाए हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं ऑल इंडिया टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइकोलॉजी का पोर्शन आता है, जिसमें सीटेट हो, पीआरटी हो, टीजीटी पीजीटी हो या रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हो या कोई भी स्टेट की टेट हो, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले नोट्स हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो भी डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। तो अरस्तु है ना, अरस्तु को कहा जाता है, इसे जो मनोविज्ञान है इसका जनक कहा जाता है अरस्तु को। यानी कि साइकोलॉजी का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है टेट में कि साइकोलॉजी का जनक किसको कहते हैं, तो अरस्तु को। अब मनोविज्ञान देखो, मनोविज्ञान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं मनोविज्ञान से सीधे ही कि मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का यूज सर्वप्रथम किसने किया। तो साइकोलॉजी शब्द का यूज ग्रीक या आप यूनानी भी बोल सकते हो। यहाँ पर ग्रीक मनोवैज्ञानिक थे रुडोल्फ गोइकिल। कौन थे? रुडोल्फ गोइकिल थे, जिन्होंने किया था। और इन्होंने सन 1590 में रुडोल्फ गोइकिल ने अपनी पुस्तक में किया था और इस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। तो मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोइकिल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। ठीक है। अब मनोविज्ञान का जो विकास है उसका क्रम देख लेते हैं। कहा जाता है कि मनोविज्ञान का जो विकास है वो 4 अवस्थाओं में हुआ है। पहले जो 16वीं सदी में है ना, मनोविज्ञान को किसके नाम से जाना जाता था? आत्मा का विज्ञान कहा जाता था पहले। और जब इसका जो विकास हुआ था 16वीं सदी के अंदर, यानी 1501 से 1600 तक, तो यूनान में, यानी कि यूनान में हुआ था। जो यूनानी दार्शनिक थे मुख्य रूप से प्लेटो और अरस्तु तथा डेकार्टे को इसके समर्थक माने जाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान में जो आत्मा का विज्ञान है उसके समर्थक जो विचारक है वो कौन है? तो उसमें ऑप्शन आएगा प्लेटो, अरस्तु या डेकार्टे। तीनों में से कोई ऑप्शन आए तो ये तीनों सही है। अब दूसरी इसकी श्रेणी आती है, यानी कि इसका विकास की दूसरी पीढ़ी आती है, तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था। 17वीं शताब्दी में हुआ था ये। तो मन और मस्तिष्क के विज्ञान के जो समर्थक विचारक है उसमें पेस्टालोजी थे इटली के जॉन लॉक, जिसको अनुभववाद का जनक भी कहा जाता है जॉन लॉक को। इसकी वो टेबुला रासा है ना, देडी, और थॉमस रीड, ये 3 विचारक है, जिसमें पेस्टालोजी है, जॉन लॉक है, थॉमस रीड है। इन्होंने मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा 17वीं शताब्दी में। बाद में यही देखो विचारधारा चलती रही 17वीं और 18वीं शताब्दी में। बाद में चेतना का विज्ञान आया था 19वीं सदी में। कब आया? 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान, चेतना या अनुभूति का विज्ञान। और इसके समर्थक थे विलियम जेम्स, विलियम सल्ली और विलियम वुंट। और इसके शिष्य, वुंट के शिष्य थे ईबी टिचनर। कौन थे वुंट के शिष्य? ईबी टिचनर, विलियम जेम्स और विलियम सली। तो इनके नाम याद रखना। किन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है? क्वेश्चन ऐसे आएगा, किस विचारक ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है? तो इसका ऑप्शन आ सकता है इसमें विलियम जेम्स आ सकता है, विलियम सली आ सकता है, विलियम वुंट या उसके शिष्य टिचनर। अब बाद में 20वीं शताब्दी में देखो, चौथी जो विकास की पीढ़ी आई है ना मनोविज्ञान की, उसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। दो यूनान से स्टार्ट होके और व्यवहार का विज्ञान ये अमेरिका वालों ने माना है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान। तो इसके प्रमुख जो समर्थक है, जायज़ है कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हो गए, जिसमें विलियम मैकडूगल है और ईजी बोरिंग है और वुडवर्थ है, चार्ल्स स्किनर। तो आप इसको मैकडूगल याद कर सकते हो, बोरिंग, वुडवर्थ और स्किनर, पिल्सबरी इसके प्रमुख समर्थक है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले। तो आपको पूछे मनोविज्ञान का विकास कितने चरणों में हुआ था? तो मनोविज्ञान का विकास हुआ था 4 चरणों में। पहले आत्मा का विज्ञान, उसके बाद में मन और मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में, बाद में चेतना का विज्ञान या चेतना या अनुभूति का विज्ञान भी कह सकते हैं 19वीं सदी में। और जो वर्तमान में चल रहा है ना मनोविज्ञान, उसको व्यवहार का विज्ञान है, जो कि 20वीं सदी से चला आ रहा है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान को एक व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं आगे। देखो व्यवहार का अर्थ क्या होता है। व्यवहार के अंतर्गत सभी क्रियाएं जिसमें चलना, तैरना, इंद्रिय जनित क्रियाएं है ना, चलना तैरना,
अनुभूति संबंधी क्रियाएं जिसमें उदास होना और क्रोधित होना, जिसमें मान लो कि बाहर आपको यदि कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती है ना तो वो अनुभव संबंधित होती है। और व्यवहार संबंधी मतलब वे क्रियाएं होती है इंद्रिय जनित जिसमें आपको एक्टिविटी नज़र आए। और मस्तिष्क संबंधी क्रियाएं वे होती है जिसमें भी एक्टिविटी नज़र नहीं आती है, जिसमें सोचना, विचारना या कल्पना करना। अब देखो विभिन्न विचारक है, इसकी सीधी परिभाषा पूछी जाती है किसी भी शिक्षक भर्ती में कि ये परिभाषा मनोविज्ञान की किस विचारक की देन है। तो मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी है, काफ़ी एग्जामों में सीधी पूछी जाती है, फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी मात्रा में और सेकंड ग्रेड रीट में तो ये काफ़ी आती है परिभाषा क्रो एंड क्रो की। कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा देखो, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यानी कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी जो अनुभव की व्याख्या करने वाला जो विज्ञान होता है ना, वो कौन सा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान होता है। क्रो एंड क्रो, ये हस्बैंड वाइफ है, दोनों क्रो एंड क्रो है, ध्यान रखना। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट विचारक की परिभाषा कर लेते हैं स्किनर की। तो स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो कि शिक्षण और सीखने, टीचिंग एंड लर्निंग से संबंधित है, रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग। किसकी परिभाषा है? स्किनर की परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण और सीखने से संबंधी एक्टिविटी होती है, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है। ये परिभाषा स्किनर ने दी थी। तो नेक्स्ट विचारक की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट विचारक है ड्रेवर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें मनोविज्ञान नियमों, परिणामों के आयोग से तथा साथ साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होती है। परिणामों, समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन की से संबंधित होती है। तो ठीक है, ये आपको क्रो एंड क्रो की और स्किनर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती है ज़्यादातर एग्जाम में। 99% यही शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा आती है, दो तो याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, बाल विकास वाले पर। बाल विकास देखो, शिक्षा मनोविज्ञान है ना, उसका एक भाग है बाल विकास। मनोविज्ञान की एक शाखा है, मनोविज्ञान की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान की एक दूसरी शाखा है बाल विकास। तो बाल विकास की पहले हम परिभाषा करते हैं, बाल विकास किसे कहते हैं? मनोविज्ञान की वह शाखा, इस शाखा में गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में मतलब गर्भधारण, जब बच्चा माँ के पेट में होता है वहाँ से लेकर के और परिपक्वता अवस्था तक जिस सब्जेक्ट में बच्चे का अध्ययन किया जाता हो, उस सब्जेक्ट को कहा जाता है बाल विकास। परिपक्व अवस्था आती है किशोरावस्था के एंड तक, जैसे गर्भधारण से लेकर के और 18 वर्ष की आयु तक कह सकते हैं हम इसको। बर्क ने दी थी परिभाषा की बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था कौन सी होती है? गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो यही है। देखो शब्द अलग है, परंतु जो भी बात ये सामान्य परिभाषा में दी गई है वही ब्रक कहना चाहता है कि वही परिभाषा ये है कि गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक जो अध्ययन किया जाता है बच्चे में परिवर्तनों का, वही क्या है? बाल विकास है। अब क्रो एंड क्रो की परिभाषा वापिस उसकी आ गई, वो शिक्षा मनोविज्ञान की थी, ये बाल विकास की परिभाषा दे रहे हैं क्रो एंड क्रो। बाल विकास वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है? जैसे 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था, तो 12 वर्ष से 15 वर्ष तक मान सकते हो आप। तो शब्द अलग है परंतु बात वही बोल रहा है ये भी, कि गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है बच्चे का, वो बाल विकास कहलाता है। ठीक है, अब हम अगली परिभाषा देखते हैं बाल विकास की। किस विचारक की है? आइजनेक की। आइजनेक ने बाल विकास, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है।
इसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखो आइजनेक ने है ना इसमें वृद्धावस्था तक शामिल कर लिया है बाल विकास को। तो आइजनेक की जो परिभाषा है वो काफ़ी इसका जो क्षेत्र है अध्ययन का वो काफ़ी बड़ा है। अन्य विचारकों ने तो केवल किशोरावस्था तक ही बाल विकास को बताया है, परंतु आइजनेक ने वृद्धावस्था तक इसको लेकर गया है ये। अब आगे विचार देखते हैं हरलोक। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, हरलोक की परिभाषा काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती है, तो इसकी देख लें। आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उनके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास के साथ वह खोज करने में किया जाता है और इस परिवर्तन कब होते हैं और उसके क्या कारण है, व्यक्तिगत या सार्वभौमिक। देखो हरलोक कहना चाहता है कि बाल विकास में मुख्यतः व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाता है। जो जैसे एक अवस्था, जैसे गर्भावस्था से जन्म या बाल्यावस्था से किशोरावस्था, जो अवस्थाएं परिवर्तन करके जो परिवर्तन होते हैं ना, हरलोक का कहना है, तो उनका अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। अब नेक्स्ट चलते हैं, परिभाषाएं इतनी है। अब चलते हैं थ्योरी। मानव विकास का अर्थ, मानव में होने वाले परिवर्तन का क्रम, गर्भधारण से लेकर, देखो यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका अर्थ बताया हुआ है। तो मानव विकास में होने वाले परिवर्तन का क्रम, गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक मानव में शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में जो परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं, परंतु इसके सभी परिवर्तन एक समान नहीं होते। ये सभी समान नहीं होते। कुछ परिवर्तन समय समय पर होते हैं, परंतु ये सभी परिवर्तन एक समान नहीं होते। कुछ परिवर्तनों की गति तीव्र और कुछ परिवर्तनों की गति क्या होती है, मंद होती है। गर्भधारण से परिपक्व अवस्था तक मानव में जो परिवर्तन होते हैं वे सभी उनकी अभिवृद्धि में संबंधित होते हैं। यानी गर्भधारण से लेकर जो परिपक्व अवस्था में जो शारीरिक परिवर्तन जो हमें दिखाई देते हैं वो परिवर्तन कौन से कहलाते हैं, अभिवृद्धि कहलाते हैं। और जो परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देंगे वो क्या कहलाते हैं, विकास कहलाते हैं। इन सभी परिवर्तनों को रचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। और इसी प्रकार में मानव जीवन की वृद्धावस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिसकी प्रकृति ह्रास से पूर्व होती है। बाल विकास में उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो प्राणी में एक विकास अवस्था में दूसरी अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास के इन परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन भी होता है और साथ ही साथ ये परिवर्तन कब और किस प्रकार घटित होते हैं इसका भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि बाल विकास के अंदर जैसे 4 अवस्थाएं होती हैं ना, मुख्य रूप से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था है ना, और पहली जो गर्भावस्था रह गई वो। तो इनमें जो परिवर्तन होते हैं ना बालकों में, तो उनका जो अध्ययन किया जाता है वो किस में आता है, बाल विकास में। बाल विकास में विकास के परिवर्तनों को संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए 2 प्रणालियां प्रचलित है, जिसमें दीर्घकालीन प्रणाली में यह होता है कि जैसे एक ही बालक का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे गर्भावस्था से लेकर उसके बाद में उसकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। मुख्य रूप से बाल विकास किशोरावस्था तक ही है, परंतु कई विचार जैसे हमने पढ़ा लोग तो वो आगे लेकर जाते हैं इसको। तो एक ही बालक होता है दीर्घकालीन प्रणाली में, और जो समकालीन प्रणाली होते हैं उनमें अलग अलग अवस्थाओं के अलग अलग बालक को एक साथ ही ले लिया जाता है। जैसे एक बालक का तो गर्भावस्था में अध्ययन हो रहा है, एक का शैशवावस्था में, एक दूसरे बालक का बाल्यावस्था में, तीसरे बालक का किशोरावस्था में, जैसे अलग अलग बालकों का एक ही साथ अध्ययन कर लिया जाता है, जो समकालीन प्रणाली बोलते हैं। इसमें बालक अलग अलग होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सीधा पूछा है कि बाल विकास का शैक्षिक महत्व क्या है, यानी कि शिक्षा के अंदर बाल विकास का महत्व क्या है, क्यों इसको पढ़ाया जाता है। तो
इसलिए पढ़ाया जाता है कि बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी होता है। जब टीचर या कोई भी जब बालकों की देखभाल करता है तो उसके जो स्वभाव को समझना होता है ना, उसके लिए बाल विकास का जो ज्ञान होता है वो काफ़ी उपयोगी होता है। इस विषय के ज्ञान के आधार पर प्रत्येक आयु के बालक की व्यवहार की प्रकृति सरलता से समझा जा सकता है। यानी कि बाल विकास का जब आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस अवस्था का बालक की क्या मेंटल थिंकिंग है, वो क्या, उसको किन वस्तुओं की या क्या आवश्यकता है, उसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं। दूसरा है कि बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी, बालकों को सिखाने में भी उपयोगी तथा उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण में बाल विकास का ज्ञान बहुत उपयोगी होता है। बाल विकास के अध्ययन करने के बाद में निर्देशनकर्ता को ये ज्ञान हो जाता है कि किस अवस्था में बालक का जो क्राइटेरिया है थिंकिंग का या उसकी जो विकास का क्राइटेरिया, उसके बारे में पता चल जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों आज इतना ही है। कल जो आपको वीडियो मिलेगा, आप पहले ये कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आपके ये नोट्स आपको समझ में आ रहे हैं, आपके लिए यूज़फुल है तो ज़रूर बताइए। आपको सब्जेक्टिव ऐसे ही वीडियो चाहिए या क्वेश्चन वाले चाहिए? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।